बोल रहे थे हाँ हाँ इस सभा के अध्यक्ष तिलक गंगुली जो हमारे वेस्ट बंगाल जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उपस्थित प्रबंधक, उपस्थित उत्पल शाह, उपस्थित माननीय तपन घोष, अखिल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शशि और नव मनोनीत ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनता पार्टी के बातों बुजुर्ग, अभी हमारी पार्टी धीरे धीरे अब बढ़ने लगी। आप लोगों का लंचन पास में है तो बहुत लंबा नहीं बोलूंगा ताकि आपका ज्यादा भूख ना लगे। ये बंगाल मेरे लिए कोई दूसरा काम नहीं है। मेरी पढ़ाई मास्टर डिग्री के लिए कलकत्ता में हुई, 12 नगर में। तो 2 साल में MA किया था, तो हम कलकत्ता से और बंगाल से परिचित हैं। और आज मैं आया हूँ तो हमें इस बात से हर्ष है कि अब कम्युनिस्ट का सरकार यहाँ नहीं है, खाली हो गया, कम्युनिस्ट चले गए। और इसके लिए कम से कम इस बात के लिए हम ममता बनर्जी को बधाई देता हूं कि आपने कम्युनिस्टों को बंगाल से उतार दिया सरकार से। लेकिन हमारी देश लोकतंत्रीय देश है, तो हर रूलिंग पार्टी के लिए एक विपक्ष की पार्टी की भी आवश्यकता होती। तो ममता बनर्जी का विपक्ष में कौन खड़ा होगा, ये सवाल आज है। कम्युनिस्ट तो नहीं कर सकते, उनका सब जगह फेल हो गया। सोवियत यूनियन इतनी बड़ी देश थी, आज 16 टुकड़ा में हो गया। चाइना ने मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स को बिल्कुल छोड़ दिया। हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट विचार के अर्थशास्त्री थे जैसे अमर्त्य सेन, वो देश छोड़ के मर गए, वो अमेरिका चले गए। तो आज तो हमारे देश में लोकतंत्र में एक विपक्ष पार्टी बंगाल में चाहिए या विपक्ष गठबंधन चाहिए। इसके लिए जनता पार्टी और जो अन्य सहविचारों की पार्टी है उसको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। उसमें बीजेपी भी साथ आए, उसमें JDU भी साथ आए, उसमें
उसमें अकाली दल साथ आए, शिवसेना साथ आए, जो भी इस राष्ट्रवादी विचार के हैं वो सब साथ आए। मैं चाहता हूँ कि तपन घोष भी साथ आए। यदि जब उनकी मन तैयार हो जाएगी तो ऐसे हम जोड़ करके एक विपक्ष पार्टी बनाने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। इसके लिए हमारा वचन है कि बंगाल में हम जनता पार्टी को आज से डेवलप करने के लिए एक निर्णय लिया है। इसमें इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब है कि उनके नेता इंडिया में है या बाहर है किसी को पता नहीं। नेता माने कौन? प्रधानमंत्री नहीं है। नेता माने सोनिया गांधी। सोनिया गांधी पिछले अगस्त से आज जून की शुरुआत हुई है। इतने दिनों में, 8-9 महीने में वो 6 महीने विदेश में रही है। क्यों विदेश में रही है? क्योंकि बीमार है। ये बताने में उनको क्यों डर होता है? कोई बीमार हो जाए तो उसमें बताने में क्या प्रॉब्लम? उसको छिपा के इंडिया में उसका इलाज नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों को भगा करके स्वदेशी की जो आह्वान की थी, आज देख रहे हैं कि उनके नेता वो हिंदुस्तान में इलाज करने के हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं, वो विदेश में जाकर के अपने इलाज करते हैं। अभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को चुनेंगे 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद सोनिया गांधी 1 महीने के लिए विदेश चली जाएगी अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट। ये कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन पार्टी यहाँ बन नहीं सकती बंगाल में। इसीलिए हमारे जैसे लोग जो जनता पार्टी में है और अन्य पार्टी में है जो राष्ट्रवादी है, उनको इकट्ठा होकर के आना है और इसीलिए अपना तैयारी करनी चाहिए। किस बात पर हम लड़ें? आज देश के सामने बहुत बड़ा समस्या है करप्शन का, और ये करप्शन को दूर हो सकता है ये हमने दिखा दिया है। कोर्ट में जाकर के केस काट करके, हम तो सरकार नहीं है, मैं तो सीबीआई नहीं हूं, तब भी कोर्ट में जाकर के लोगों को पकड़ के जेल भेजने का प्रक्रिया शुरू हो गई। थोड़े दिन के बाद उनको दंड भी मिलने का शुरू हो जाएगी। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में इतनी चर्चा हो गई है आज। ये 2G क्या है कई लोगों को पता नहीं है। ये 1G, 2G, 3G, 4G ये क्या है? प्रधानमंत्री को किसी ने पूछा ये 2G क्या होता है? उन्होंने कहा सोनिया जी और राहुल जी। जब कॉर्डलेस फोन आया उसको हम 1G कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्डलेस फोन में सिर्फ टेलीफोन कर सकते हैं। जी माने जनरेशन, माने पीढ़ी। तो पहला पीढ़ी में वायरलेस में कॉर्डलेस फोन आया, फिर दोबारा मोबाइल फोन आया, सेल फोन। उसमें टेलीफोन भी कर सकते हो, ईमेल भी भेज सकते हो, SMS भी भेज सकते हो, चित्र भी भेज सकते हो। उसको कहते हैं 2G। अब 3G आ गया है। 3G में आप टेलीफोन करो तो घंटी बात भी हो सकती है, SMS भी जा सकती है, ईमेल भी जा सकती है, चित्र भी जाएगी और वीडियो भी जाएगी। तो मैं फोन करूंगा, दूसरे जगह में उठाएंगे तो देख सकते हो, आपस में बात करते हुए आपस में देख सकते हो। इसको 3G कहते हैं। अब 4G नहीं आने वाला है, वो उसमें 10,000 पेज का डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। आज तो 20-25 पेज से ज्यादा भेज नहीं सकते, तो 10,000 पेज की डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और ये सारे आकाश में वो वायरलेस में जाती है और वायरलेस सीधा लाइन में नहीं जाती है, वो
वेव में जाती है और इसीलिए आसमान में 1G लंबा वेव में जाएगा, 2G में ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो ज्यादा साइकिल में जाएगा, 3G में और भी इंफॉर्मेशन है तो और भी ज्यादा साइकिल में जाएगा। इसको बांटना होगा कि ये वेव टक्कर ना करे, इसलिए बांटने के लिए जो जगह चैनल बनती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम सीमित है आकाश में क्योंकि अधिक देश है, तो इसलिए हमें आसमान को भी बांटना चाहिए और बांधे तो फिर किस तरीके से देना चाहिए, किस दाम पर देना चाहिए, जो दाम मार्केट में मिलती है उसको देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने, ये जो आज की सरकार है, उसने ये तय किया कि हम 2001 के दाम पर बेचेंगे। जब 2008 में बेचा उस समय दाम 10 गुना था और ये 10 गुना दाम में बेचने की जगह में उन्होंने 2001 के दाम पर बेचा और इस तरह हमारे देश के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू में 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान। और ये सिर्फ पेट्रोल में नहीं हुआ, कोयले का मामला हो गया, फिर ऑयल फील्ड जो है कृष्णा गोदावरी उसमें भी है। किसी में जिन्होंने ऑप्शन करने से मना कर दिया और सस्ते दाम पर दे दिया और झूठ बोल दिया कि सस्ते दाम पर देंगे तो रेट भी कम हो जाएगी। ठीक है, रेट कम होने से अच्छा है, लेकिन जिन कंपनी ने जैसे पेट्रोल को सस्ते दाम पर खरीदा, उन्होंने फिर विदेशी कंपनी को बेच दिया मार्केट दाम। यदि सरकार ने नीलाम नहीं किया, सरकार ने मार्केट में बेचा नहीं, लेकिन प्राइवेट पार्टी ने मार्केट में बेच दिया विदेशी कंपनी। यदि ये कंपनी जो जिसको पहले बेचा वो ही चलाते तो कह सकते हैं हाँ कॉस्ट कम हो गया क्योंकि दाम हमने पेट्रोल का दाम कम चार्ज किया। परंतु ये सारे कंपनी ने, जैसे स्वान ने बेच दिया कि सलाद को और किसी ने टेलीनॉर को बेच दिया, किसी ने सिस्टरमार्क को बेच दिया, तो ये सारे विदेशी कंपनी को बेचकर सब प्राइवेट पॉकेट में पैसा चलेगा। 1,76,000 करोड़ रुपए प्राइवेट पॉकेट में चले गया और उसके लिए करने वाला सामने खड़ा था राजा, लेकिन उसको मदद करने के लिए बहुत लोग थे। उसको चिदम्बरम ने मदद किया और राजा पकड़ में आ गया है तो लोगों ने चिदम्बरम को नहीं पकड़ा, तो हमने एक केस डाल दिया चिदम्बरम के ऊपर और थोड़े दिन में चिदम्बरम भी अंदर आए। पर चिदम्बरम क्या कर सकता है? उसके ऊपर बैठी है सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी को सबसे ज्यादा पैसा मिला। 1,76,000 करोड़ रुपए जो नुकसान हुआ उसमें से 60,000 करोड़ रुपए की कर्जा दे दी, रिश्वत दे दी राजा को। राजा ने बांटा और उसमें करुणानिधि को भी दिया, सोनिया गांधी को भी दिया, चिदम्बरम को भी दिया, अपने लिए भी रख दिया। मनमोहन सिंह को कुछ नहीं मिला और जो प्रधानमंत्री था वो रोक सकता था और दूसरे रोका नहीं। तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को भी ऊपर केस करनी चाहिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों केस करना चाहिए? क्योंकि उसने अपराध को रोका नहीं, जैसे कोयले में नहीं रोका, तो इसीलिए इनको रोका नहीं चाहिए। वो प्रधानमंत्री तो कभी पकड़ेंगे, अभी नहीं। अभी हम उसके ऊपर केस डालेंगे तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करेगा तो कौन आएगा उसके जगह में? राहुल गांधी, जिसका नाम मैंने बुद्धू रखा है क्योंकि वो बुद्धू है। वो एग्जाम पास नहीं किया उसने और वो दर्द लेता है और उसको पता ही नहीं होता है क्या क्या। एक बार यूपी में गया और वहां पर डॉक्टर प्रेस को कहा कि मैंने लाशों की बॉडी, डेड बॉडी की माउंटेन देख के आया हूँ। बाद में प्रेस वालों ने वहां जाकर देखा तो ये गोबर का माउंटेन था।
अब ऐसा बुद्धू को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इसलिए अभी मनमोहन सिंह को रहने दो। लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद में बैठ गए, क्यों नहीं ऐसे नेता, इतनी पावर है। तो मैं आपको पूछता हूँ, सर्कस में जाओ तो सर्कस में 5 लायन को क्या कहते हैं, सिंह, 5 सिंहों का, और वो अंदर बैठे होंगे पिंजरे के अंदर। एक दुबला पतला दिन मास्टर जाएगा और हुक्म देगा, ऊपर चढ़ो मेज पर। एक एक सिंह जो है वो चढ़ जाएगा। एक एक सिंह के पास इतनी पावर है कि पंजे से मारे उस रिंग मास्टर को मर जाएगा, दांत में काटेगा तो मर जाएगा, लेकिन वो आज्ञा मानकर ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि सर्कस में जो लायन का बच्चा है, जो सिंह का बच्चा है, उसको बचपन से ही सिखाते हैं कि आज्ञा मानना चाहिए, और इसीलिए बड़े होने के बाद उसकी दिमाग काम नहीं करती है, मेरे पास इतनी पावर। तो हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का चीज है, और रिंग मास्टर है सोनिया गांधी। क्या करेगा? और समझता मैं क्या करूं, एशियन का सपना। भीष्माचार्य ने भी द्रौपदी का साड़ी का और वस्त्रहरण देख के रह गया, तो मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। तो मनमोहन सिंह की बारी आएगी, अभी बड़े उस्तादों को पकड़ना है, इसको बाद में कभी पकड़ना। इसलिए हम लोगों को दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये सोनिया गांधी आजकल पीछे से करती है कि मनमोहन सिंह ने किया, क्योंकि वो चले जाए संविधान को ला सकते हैं, वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले वो करने चाहते हैं। क्यों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले? क्योंकि प्रतिभा पाटिल डबल स्टैंड है, वो कुछ भी कोई भी सोनिया गांधी के वो कर देगी। 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहती थी, किसने रोका? अब्दुल कलाम ने रोका। APJ अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि मैंने एक चिट्ठी दिया था अब्दुल कलाम को कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे सिटीजनशिप में रूल है कि इंडियन इटली में पैदा नहीं हुआ है, वहां तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसीलिए इटालियन हमारे देश में क्योंकि पैदा नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है। अब्दुल कलाम ने सोनिया को कह दिया कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। इसलिए 2007 में अब्दुल कलाम को सोनिया ने जिद किया कि नहीं, किसी को भी बना दो, मुशर्रफ को भी बना दो, परंतु अब्दुल कलाम को भी बना दो। लेकिन इस बार हम काम करने चुपी काम कर रहे हैं, अब्दुल कलाम को दोबारा देश का ये जानती है सोनिया, इसीलिए जल्दी कर रही है। अब कोई लेना आ गया तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या, प्राइम मिनिस्टर ने क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या किया, देखते रह गया और कुछ नहीं किया। उसके पाके में कोई पैसा नहीं किया, सारा पैसा सोनिया गांधी के पास। और सोनिया गांधी की समझे इतना पैसा विदेश में चले गया है कि कई लोग कहते हैं 70 लाख है, कोई कहते हैं 400 लाख है। हमारी टोटल टैक्स जो आपके ऊपर लगती है, वो टैक्स रेवेन्यू सरकार की कितनी है? सिर्फ 5 लाख करोड़। विदेशों में 400 लाख करोड़ है, तो 80 साल के लिए किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये वापस ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। इसकी राष्ट्रीय करेंसी घोषणा कर दो, हर सरकार बैंक अकाउंट खाली करके आपको दे देगी। तो उसके लिए एक अच्छा सरकार चाहिए, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और हम सब जगह अभी दौरा कर रहे हैं, पब्लिक उसके उठ गई है, हमें दूसरे तरीके से करना है। जो कांग्रेस कहती है या तृणमूल कांग्रेस कहती है या बंगाल में
वही बात दोबारा हम नहीं करते। उदाहरण कांग्रेस कहती है, तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि मुसलमान के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं कहता हूं कि मुसलमान गरीब है, इस देश में ब्राह्मण भी गरीब है, क्षत्रिय भी गरीब है। शेड्यूल कास्ट को समाज ने दबा के रखा था, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा उनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। पर गरीब लोगों के लिए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, फ्री ट्यूशन मिलनी चाहिए, परंतु रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मुसलमानों क्रिश्चियन ने हमारे देश में राज किया, गरीब हो गए, वो कारण रिजर्वेशन के लिए नहीं हो सकता। रिजर्वेशन किस कारण के लिए हो सकता? यदि समाज ने किसी को दबाया, और समाज ने हमारे देश में शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को दबाया, इसीलिए हम उनके लिए रिजर्वेशन देने के लिए तैयार। लेकिन ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए हमारे जनता पार्टी की तरफ से हम कभी रिजर्वेशन स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, ट्यूशन दो। और मुसलमान और हिंदू में क्या फर्क है? हमारे खून को देखें, उसका टेस्टिंग होने से उसको कहते हैं डीएनए। तो खून का ढांचा है, उससे ही असली पहचान होती है। हमारे देश में अब रिसर्च हो गई है, कई विदेशी जर्नल में छप गई है। उसके अनुसार क्या है कि डीएनए जो है हमारे इंडियन का खून, उसमें कश्मीरी हो, बंगाली हो, तमिल हो, गुजराती हो, कोई फर्क नहीं। ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई फर्क नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं। राज ठाकरे हो या उत्तर प्रदेश का टैक्सी ड्राइवर हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं। हम सब लोग एक हैं। ये अंग्रेजों ने हमारा दिमाग खराब करके कह दिया हम आर्यन है, द्रविडियन है। इसीलिए हिंदू इस देश में है, मुसलमान उसके पूर्वज भी हिंदू थे, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हम तो मुसलमान के लिए स्पेशल चापलूसी करके उनकी वोट लेने की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम कहेंगे तो हमारे परिवार के साथ हो जाओ, तो हम दोनों एक हैं। जो विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, दोनों मिलकर के सामने करेंगे। हम आपको अलग नहीं समझते हैं, हम उतना ही समझते हैं कि आपका धर्म, आप भगवान को पूजा करते हो, हम किसी को पूजा करते हैं, इतना ही फर्क है। तो आपको भी छूट है, हमारे लिए भी छूट है। ये हमारे देश की संस्कृति। हम नहीं ये कहते कि सऊदी अरेबिया में हिंदुओं को वहाँ जो कर्मचारी है उनको दिवाली मनाने नहीं देते, मंदिर नहीं बनाने देते, उनको सत्यनारायण पूजा घर के अंदर करने नहीं देते, इसीलिए हम भी ऐसा करेंगे? नहीं, हम तो दूसरा देश, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सबको अधिकार है भगवान की पूजा अपने रास्ते से करें। इसीलिए हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं देखते, क्रिश्चियन में फर्क नहीं देखते। हम सबको हिंदुस्तानी मानते हैं और सब लोग इसी धरती के पहले लोग हैं। ऐसा हमारी बनना है। इसी प्रकार से हमारी इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी, हम भले सोशलिज्म नहीं मानते, कम्युनिज्म फेल उसको नहीं मानते, लेकिन हम समझते हैं कि बाजार को भी कंट्रोल रखना चाहिए। सरकार अंपायर, जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर होता है, वैसे ही फुटबॉल मैच में रेफरी होता है, वैसे ही इकोनॉमिक में भी कंज्यूमर, उपभोक्ता और उपभोक्ता के बीच में जो उत्पादन करता है, उन दोनों के बीच में अंपायर होना चाहिए। वो है सरकार का काम। और जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें हम विदेश से कुछ नहीं मांगे। अभी ये वॉलमार्ट के लिए बड़ा हंगामा हो गया। मुझे कई लोगों ने कहा क्यों विरोध कर रहे हैं वॉलमार्ट, आप तो बाजारी प्रणाली पसंद करते हैं, सोशलिज्म नहीं चाहते। मैंने कहा क्योंकि वॉलमार्ट आती है हमारे देश में, वहां से कैपिटल लेकर
कैपिटल किस रेट में? 2% रेट में। और हमारे लोग यहाँ जो है वो कैपिटल उनको कितने रेट में, कर्जा किस रेट में मिलती है? 12%, 14%, 18%। तो दोनों के बीच में कैसे स्पर्धा होगी? और वॉलमार्ट आ रही है, हमारी कर्मचारियों जो सस्ते दाम पर मिलते हैं, सस्ते वेतन में, उनका फायदा होता है। तो मैं कहता हूँ अमेरिका को वॉलमार्ट में आने दो, और तो हमारे कर्मचारियों को अमेरिका में जा करके काम करने के लिए खुला छूट दो, तब हम तैयार है। परंतु अमेरिका वो करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा वीजा रखती है और आपको आने नहीं देते। तो इसलिए हम वही बराबर के रिश्ते के लिए हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। हमारे देश बहुत तेजी से डेवलप कर सकती है यदि हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे। कृषि में आज किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के पास इतनी क्षमता है, 12 महीने हम देश में कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने इतनी बर्फ गिरती है हिम कि कृषि नहीं कर सकते, यूरोप में भी नहीं, चाइना में 3 महीने के लिए नहीं कर सकते, पर हमारे देश में 12 महीने कर सकते हैं। फिर भी हमारे जमीन में एक से ज्यादा फसल सिर्फ 25% की जमीन पर बोया जाता है। इतनी जमीन का हम 3 गुना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तीन मौसम के लिए 3 अलग अलग फसल बोने से ट्रिपल हो जाएगी प्रोडक्शन। और आज हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी सस्ता है, जो चावल हम देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसका दाम साउथ अमेरिका 7 टाइम्स इंडिया का, 7 गुना, 9 गुना जापान। तो हमारी कृषि के जो किसान है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए पावर देंगे तो खूब कमाएंगे और उस पैसा को लगा करके और प्रोडक्शन करेंगे। हमारे देश में भी लोगों को मिलेगा बाल के लिए। हमारे देश में जो दूध पैदा होती है उसका दाम यूरोप में 15 गुना ज्यादा है। कोल्ड स्टोरेज बना करके दूध को यूरोप भेजनी चाहिए। हमारे पास 15 करोड़ गाय है और इनको सही खाना दे करके हम उनका दूध लेंगे तो हम दुनिया को दूध पिला सकते हैं। और यहाँ लगभग दूध फ्री हो सकती है, इतनी शक्ति है हमारे देश में। कोई चीज की कमी नहीं है हमारे देश में, सिर्फ नेतृत्व की कमी है। और इसीलिए आज नया नेतृत्व पैदा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अब जनता पार्टी की वक्त आ गई है। इतने दिन हमें जैसे रामचंद्र जी वनवास में गए वैसे भी हमें भी वनवास में रहना पड़ा, लेकिन अब शक्ति को जुट के हम अपने देश के लिए एक नवीन एक रास्ता तैयार करने के लिए सबको तैयार होना चाहिए। अभी हम जगह जगह में दोबारा चुनाव लड़ने शुरू कर दी। लखनऊ में हमारे मेयर के लिए कैंडिडेट जनता पार्टी का बना है और तमिलनाडु में हमारी पूरी संगठन बन गई है। यहाँ भी मुझे बड़ा हर्ष होता है कि 19 जिला में 14 जिला के लोग आए हैं। आपको बधाई देता हूँ कि इतने कठिन काल में गर्मी में किया है। अगला मीटिंग दिसंबर में करेंगे जब आपको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं होगी, मौसम ठंडा होगा और ये 10 गुना बड़ा होगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि सबके पास जाकर के कहिए कि हमारा अलग से नीति है, हम किसी की चापलूसी नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम की एकता, आपस की रिश्ता, आपके पारिवारिक रिश्ता की पहचान करके हम ठीक करेंगे। उनको रिजर्वेशन देकर नहीं, उनको ग्रांट देकर नहीं, ये देश में हमारा फर्क होगा। तो कुल मिलाकर के हमें आज आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि गर्मी में आज यहाँ एयर कंडीशन भी थोड़ा फेल हो गई, इसको भी बर्दाश्त करके आप इकट्ठे हुए। धन्यवाद और नमस्कार।
রাজ্যের দাবি বক্তব্য আপনারা সকলে শুনলেন। আমাদের সম্মেলন